कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात तो सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। यह आवाज है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत की पहली स्वतंत्र आर्मी आजाद हिंद फौज को खड़ा कर दिया था और चलो दिल्ली का नारा लगाकर आजादी की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसमें ब्रिटिश हुकूमत जलकर राख हो गई और जिसके सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह अडोल्फ हिटलर भी सर झुकाता था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली आजाद हिंद सरकार भी बनाई थी। न सिर्फ भारत की आजादी बल्कि दूसरे विश्व युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेताजी की विचारधारा अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की तिकड़ी से बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन काफी प्रेरणा देने वाला है और आज हम उनके इसी देश प्रेम, वीरता और बलिदान की बात करेंगे और साथ ही करीब 85 साल पुरानी नेताजी की कुछ ऐसी दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे जो आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी और जानेंगे क्यों नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। साल था 1897। एक तरफ भारत में छप्पनिया अकाल का दौर चल रहा था जिसमें 70 लाख भारतीय भूख और प्यास से तड़प कर मारे गए थे और अंग्रेज सरकार को देशवासियों के इतने बुरे हालात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं उड़ीसा के कटक गांव में एक ऐसी आंधी आई थी जो आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़कर रखने वाली थी और इस आंधी का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस जो कटक के मशहूर वकील थे। वहीं मां थी प्रभावती देवी। सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्कूली शिक्षा रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से की और फिर कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां का ब्रिटिश प्रोफेसर भारतीय छात्रों की बिना वजह बेइज्जती करता है तो उन्होंने गुस्से में अपनी चप्पल उतारी और प्रोफेसर को पीट दिया, जिसके चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लंदन चले गए, जिसमें उनका चयन भी हो गया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना था। इसलिए साल 1921 में वो इतनी प्रतिष्ठित नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी चित्तरंजन दास के साथ हुई, जिन्हें आगे चलकर नेताजी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अगले कुछ सालों उन्होंने युवा नेता के रूप में बंगाल में कई क्रांतिकारी आंदोलनों की अगवानी की और स्वराज नाम से अपना अखबार शुरू करके उसमें अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखना शुरू कर दिया। नेताजी की लिखावट हमेशा तथ्यों के आधार पर होती थी, इसलिए अंग्रेज उनके न्यूज़पेपर के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और साल 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित बताकर उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया। वहां तपेदिक यानी टीबी की जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि रिहा होकर स्वतंत्रता लड़ाई को और तेज कर दिया। साल 1930 में नेताजी को कलकत्ता के मेयर के रूप में चुना गया। इसी साल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। साल 1931 तक जेल में रहने से उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी और अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि अगर बोस जेल में ही मर जाते हैं तो भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने डर के मारे नेताजी को रिहा कर दिया, जिसके बाद जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। वो करीब 11 बार जेल गए, लेकिन अब उनका एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। वो विदेश जाकर कई बड़े नेताओं से मिलते और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी मदद मांगते। वहीं उनके भाषणों से देश के युवाओं का भी खून खौल उठता था। हालांकि महात्मा गांधी को आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज कुछ खास पसंद नहीं थे। ऐसे में गांधी जी का पंडित नेहरू और सुभाष में से हमेशा नेहरू की तरफ ज्यादा झुकाव था।
दोस्तों, वैसे तो नेताजी ने आजादी की लड़ाई खुद अपनी आजाद हिंद फौज बनाकर लड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके तार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए सन 1930 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही उन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके बाद 1931 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन गांधी जी और नेताजी बोस के विचारों में ज्यादा मतभेद तब शुरू हुआ जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी निलंबित करवाया गया, जिसका नेतृत्व खुद नेताजी कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगले साल जब दूसरी बार कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट को चुनना था, तब सुभाष चंद्र बोस ने भी एक और वर्ष के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की इच्छा प्रकट की। इसका सबसे जोरदार समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, क्योंकि उनकी नजर में कांग्रेस में आधुनिक सोच के सिर्फ दो ही व्यक्ति थे, सुभाष और जवाहरलाल। अब नेहरू तो उस वक्त कांग्रेस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए टैगोर चाहते थे कि बोस एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन बापू सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने करीबी पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में उतार दिया और गांधी का विरोध होने के बावजूद इस चुनाव में नेताजी को 1580 वोट्स मिले, जबकि सीतारामैया को सिर्फ 1377 लोगों ने ही मत दिया। ऐसे में नेताजी एक बार फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए और ये दुर्लभ क्लिप उसी दौर की है जब नेताजी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। वहीं अहिंसा के रास्ते में जब नेताजी को भी कुछ दिलचस्पी नहीं रही, ऐसे में उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई और 1940 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। इसी बीच जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस एक कूच का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन्हें एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन जेल में उन्होंने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी और कहा कि मुझे रिहा करो वरना मैं जीना छोड़ दूंगा। कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ब्रिटिश सरकार ने हार मानकर उन्हें जेल से रिहा कर दिया और हाउस अरेस्ट में रखा, जहां ब्रिटिश पुलिस वाले उन पर दिन भर नजर रखते थे। इसी बीच नेताजी ने बाहर खड़े पुलिस वालों तक खबर पहुंचाई कि मैं कुछ दिन एकांत में बिताना चाहता हूं, इसलिए मुझसे मिलने घर मत आइएगा। लेकिन असल में वो अपनी दाढ़ी मुंह चुगा रहे थे और 17 जनवरी की रात उन्होंने पठानी सूट पहनकर अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया और हाउस अरेस्ट से भाग निकले और अफगानिस्तान चले गए, जहां उन्होंने गूंगे बहरे पठान का किरदार निभाते हुए सोवियत यूनियन के बॉर्डर तक का सफर तय किया, जहां से मॉस्को जाने के लिए उन्होंने एक इटालियन आदमी ऑरलैंडो मोजाटा का भेष धारण किया और नकली पासपोर्ट के जरिए आसानी से अफगानिस्तान की बॉर्डर पार कर ली। यहाँ भारत में अंग्रेजों को 4 से 5 दिनों तक ये तो पता ही नहीं चला कि नेताजी गायब हो चुके हैं और जब पता चला तो अब काफी देर हो चुकी थी। यहाँ मॉस्को में नेताजी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी से मदद मांगने का प्लान बनाया और सीधा तानाशाह हिटलर से मिलने पहुंच गए, क्योंकि नेताजी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हिटलर ने भी नेताजी के देश प्रेम और बेबाकी के कई किस्से सुने थे, इसलिए वो भी नेताजी से मिलने को आतुर थे। ऐसे में 29 मई 1942 के दिन नेताजी और हिटलर की मुलाकात हुई, लेकिन असल में वो हिटलर नहीं उनका बहरूपिया था, क्योंकि हिटलर को हमेशा अपनी जान का डर बना रहता था, इसलिए वो दूसरे कमरे में बैठकर बातें सुनता था। लेकिन नेताजी बहरूपिये को पहचान गए और बोले कि मुझे हिटलर से मिलना है, और फिर एक एक करके 3 और बहरूपिये हिटलर बनकर नेताजी के पास आए और नेताजी उन तीनों को पहचान गए कि वो नकली हैं। ऐसे में नेताजी को देखने की हिटलर की भी दिलचस्पी बढ़ गई और वो खुद उनसे मिलने पहुंचा। हिटलर से मिलने के बाद नेताजी ने कहा कि आप इस वक्त भारत की ब्रिटिश सरकार पर हमला करो, क्योंकि इस वक्त भारत ब्रिटिश एम्पायर का दिल है। जो धड़कना बंद हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर हार जाएगा। लेकिन हिटलर ने कहा कि मैं ब्रिटेन में इन पर हमला करके इन्हें कमजोर बनाता हूं, आप भारत में कीजिए। साथ ही उन्होंने जर्मनी में कैद 4000 इंडियन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया और नेताजी से कहा कि मैं जापान के साथ आपकी मीटिंग करवा देता हूं और अपनी हाई क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी में बैठाकर उन्हें सुमात्रा आइलैंड भेज
भेजा। इसी के साथ नेताजी एक सबमरीन में बैठने वाले पहले इंडियन भी बन गए। खैर, सुमात्रा में जापानी आर्मी उनके लिए एक प्लेन का बंदोबस्त करती है, जिसमें सवार होकर नेताजी टोक्यो पहुंचे, जहां उन्होंने मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी को प्रभावित कर दिया और जापान ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया और इन सैनिकों के साथ नेताजी ने यहीं पर बनाई भारत की पहली सेना, आजाद हिंद फौज। उस वक्त जापान और सिंगापुर के बीच युद्ध चल रहा था और सिंगापुर में 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिनमें से 45,000 तो केवल भारतीय थे, जिनका बोस माइंड वॉश करना चाहते थे। ऐसे में नेताजी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप सिंगापुर में बम गिराओ तो उनके साथ कुछ पंपलेट फेंको जिसमें हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में लिखा हो, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बनकर दूसरों के लिए लड़ते रहोगे। इसका असर इस कदर युवाओं पर हुआ कि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। जापान को सिंगापुर में जीत मिल गई। साथ ही 40,000 से ज्यादा सोल्जर्स आजाद हिंद फौज के सदस्य बन गए, जिन्हें पैसे और हथियार जापान सप्लाई करने लगा। हालांकि वादे के मुताबिक आजाद हिंद फौज को जापान के साथ मिलकर बर्मा और मणिपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ना था, लेकिन नेताजी ने अपनी सेना से वादा किया था कि वो 1 साल के अंदर इस फौज को भारत की सरजमी पर लेकर आएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स से जीते तो अंडमान और निकोबार आइलैंड नेताजी को भेंट में दे दिया, जहां आजाद हिंद फौज के साथ नेताजी ने इस पर कदम रखा, जहां 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की गठन की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। बता दें कि जब नेताजी अंडमान निकोबार पर आजादी का तिरंगा फहरा रहे थे, तब पूरे देश में आजादी को लेकर नई उम्मीद भी जाग उठी थी और भारत के मुख्य भूमि पर भी लोग आजाद हिंद फौज से जुड़ने लगे थे। मगर नेताजी ब्रिटिशर्स पर हमला करने ही वाले थे कि 30 अप्रैल 1945 को एक खबर आती है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जिसके 3 महीने बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाती है और वे आजाद हिंद फौज की फंडिंग रोक देते हैं, जिससे नेताजी को बहुत गहरा धक्का लगता है। इन सभी कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साल 1943 से जापान और जर्मनी से मदद ले रहे थे। अब उन्होंने सोवियत यूनियन से मदद लेने का फैसला किया और निकल पड़े एक लंबे सफर पर। उनका प्लान था कि वो पहले टोक्यो जाकर जापानीज सरकार को धन्यवाद कहेंगे और फिर सोवियत यूनियन जाकर तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मदद मांगेंगे, जिसके लिए 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए एक जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें जापानी बमवर्षक विमान में जगह मिली, लेकिन इसमें उनके सभी साथी सवार हो सके उतनी जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साथ चलने के लिए हबीबुर रहमान को चुना और बाकी साथियों का हाथ मिलाकर जय हिंद कहते हुए वो तेजी से कुछ सीढ़ियां चढ़कर विमान में सवार हो गए। साथियों, नेताजी की मौत पर किताब लिखने वाले पत्रकार आशीष रे बताते हैं कि उस विमान में क्रू समेत 14 लोग सफर कर रहे थे। पायलट के ठीक पीछे नेताजी बैठे हुए थे। उनके सामने पेट्रोल के कई बड़े जेरिकेन रखे हुए थे। नेताजी के ठीक पीछे हबीबुर रहमान बैठे हुए थे। हालांकि विमान में दाखिल होते ही जापानियों ने नेताजी को को पायलट की सीट देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। यानी अब पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शिंदे के अलावा सभी लोग विमान की जमीन पर बैठे हुए थे और नेताजी को एक छोटा सा कुशन दिया गया था ताकि उनकी पीठ को आराम मिल सके। हालांकि सभी मुसाफिरों के पास कोई सीट बेल्ट नहीं थी। शहनवाज समिति को दिए अपने इंटरव्यू में कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया था, विमान बहुत ऊपर नहीं गया था, अभी एयरफील्ड सीमा के अंदर ही था कि मुझे विमान के सामने के हिस्से से धमाके की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में मुझे लगा कि विमान पर दुश्मन की किसी तोप का गोला लगा है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि विमान के एक इंजन में खराबी आ गई है और उसका प्रोपेलर टूटकर नीचे गिर गया है। लेकिन हम कुछ समझ पाते उसके पहले ही विमान नाक के बल नीचे गिरने लगा और उसके अगले और पिछले हिस्से में आग लग गई। कुछ वक्त के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने नेताजी से कहा, नेताजी आगे से निकलिए, क्योंकि पीछे आग जल रही थी। लेकिन उनके पास रखे जेरिकैन फटने की वजह से उनके पूरे कपड़े पेट्रोल से सराबोर हो चुके थे।
उन्होंने कहा, बाहर आते ही मैंने देखा कि नेताजी मुझसे 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाह पश्चिम की तरफ थी। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैं उनकी तरफ दौड़ा और मैंने बहुत मुश्किल से उनकी बूशर्ट बेल्ट निकाली, जिससे मेरे हाथ बुरी तरह से जल गए। फिर मैंने उन्हें जमीन पर लेटा दिया। मैंने देखा कि उनके सर के बाएं हिस्से पर 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। तभी नेताजी ने कहा, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा और जब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताना कि मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो जंग आजादी को जारी रखें, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। यानी अपने जीवन के आखिरी पलों में भी वो अपनी बीवी या बेटे के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि देश की आजादी के बारे में सोच रहे थे। मित्रों, यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ था, जिसके बाद अगले 6 घंटे तक नेताजी मौत से लड़ते रहे, लेकिन रात 9 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी की मौत की पुष्टि की थी और कहा था कि उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल थे, लेकिन यहीं से शुरू होते हैं उनकी मौत से जुड़े ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल घायल या मृत नेताजी की कोई तस्वीर आज तक नहीं मिली। ऐसे में उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी ने यह मानने से इनकार कर दिया उनकी मृत्यु हुई है। अब जो लोग मानते हैं कि उस वक्त नेताजी जिंदा थे, वे इसे लेकर 2 थियरीज बताते हैं। पहली, उनकी मौत 8 साल बाद रूस में होना। दरअसल वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं कि उस दिन विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है और 1991 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने उन्हें बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे। वो साइगॉन से सीधे मंचूरिया आए थे, जहां उन्हें हमने गिरफ्तार किया था। बाद में स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया के युकुत्स्क जेल में भिजवा दिया था, जहां 1953 में उनकी मौत हो गई। वह दूसरी थियरी कहती है कि वो एक तपस्वी बाबा बन गए और ऐसा ही नाम गुमनामी बाबा का, जिन्हें लेकर कोई कहता है कि वो सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे, तो कोई दावा करता है कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन क्यों? तो 16 सितंबर 1985 के दिन जब फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा का निधन होता है तो उनके घर की तलाशी ली जाती है, जहां अफसरों को एक बक्सा मिलता है जिसमें कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस के जन्म की तस्वीरें, लीला राय की मौत पर हुई शोक सभा की तस्वीरें और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की निजी तस्वीरें, नेताजी की तरह दर्जनों गोल चश्मे, एक रोलेक्स की घड़ी और आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म के साथ जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की किताबें मिलती हैं। जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे। गुमनामी बाबा से जुड़े इन्हीं रहस्यों और उनके नेताजी के साथ कनेक्शन के बारे में जानने के लिए साल 2016 में जांच के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने साल 2019 में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक गुमनामी बाबा एक साधारण मेधावी व्यक्ति थे। वे नेताजी के अनुयायी थे। वो बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और समसामयिक की गहन जानकारी थी। वे पूजा, ध्यान, संगीत और भजन में अपना समय बिताते थे। इतना ही नहीं, बाबा अयोध्या में 10 साल तक गुमनामी में रहे। इस दौरान वो समय समय पर अपना घर बदल देते थे, इसलिए आयोग गुमनामी बाबा की पहचान नहीं कर सका और वो गुमनामी बने रहे। लेकिन दोस्तों, जो भी हुआ उसमें 2 राय नहीं है कि बोस देश के रियल हीरो थे। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आजादी के लिए उनका प्रिय नारा जय हिंद जरूर लिखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इतिहास के पन्नों में छिपी ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें।